कलमुही पार्ट 1। एक आत्मा का इंतकाम। क्यों री बहू, तेरा बाप भिखारी है क्या? भले ही मेरे बेटे ने तुझे पसंद करके शादी किया है, पर तेरे बाप को इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि कुछ अच्छे गहने तेरे शरीर पर लाद कर भेज देता। कैसी बातें कर रही हो माँ? इन भिखारियों को 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए वही बड़ी बात है। इनसे तुमने गहनों की उम्मीद भी कैसे की? हाँ, मेरे तो भागे फूटे थे। पता नहीं कैसे इस कलमुही ने मेरे बेटे को फंसा लिया और बिना दहेज के इस घर में आकर हम दोनों के ऊपर बैठ गई। माही घूंघट के अंदर ही आंसू बहाए जा रहे थे। उसको पहले से ही मालूम था इतने बड़े घर में शादी करके वो जिंदगी भर ताने सुनती रहेगी। इसीलिए विनय के बार बार कहने पर भी वो शादी के लिए मना करती रही। लेकिन विनय के प्यार और जिद के आगे उसे हार मानना पड़ा था। विनय की माँ यानी माही की सास मालती और ननद हेमा माही के बदन पर कोई भी महंगा गहना ना देखकर नाराज होकर उसे खरी खोटी सुना रही थी। माही जानती थी कि उसके पिता प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करते हैं। कैसे कैसे माही को पाल पोस कर बड़ा किया था उन्होंने। मालती और हेमा माही को खरी खोटी सुनाकर चली जाती हैं। माही सुहाग सेज पर बैठे घूंघट में रो रही थी। तभी दरवाजे पर विनय के कदमों की आहट सुनकर वो जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती है। विनय जो कि एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर था और माही का गांव घूरपुर जो जंगलों से घिरा हुआ था, जहां चंदन और सागवान के लकड़ियों की भरमार थी, यहीं पास में उसकी चौकी थी। चूंकि कुछ लोग इल्लीगल तरीके से लकड़ियां काटकर स्मगलिंग किया करते थे, विनय की पोस्टिंग माही के गांव से सटे जंगल में हुई थी। एक रोज विनय को गलती से सांप ने काट दिया था, तो माही और उसके पिता ने विनय को बचाने के लिए जी जान लगाया था और उसकी बहुत सेवा की थी। वहीं से विनय को माही पसंद आ गई थी और उसने अपने घर में बिना किसी को बताए माही से गांव में शादी कर ली थी। शादी करने के बाद ही विजय उसे अपने घर लेकर आया था। माही अब तक की पुरानी यादों में खोई थी। तभी विनय वहां आकर उसका घूंघट उठाता है। सुहाग रात कब बीत जाती है पता नहीं चलता। सुबह सुबह माही जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। सास ननद का अभी भी मुंह फूला हुआ था। इधर विनय नहा धोकर रेडी होकर खाने के टेबल पर बैठता है। माही आकर टेबल पर खाना लगाती है। विनय खाना खाते हुए माही से कहता है, माही, जंगल में स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऊपर से ऑर्डर आया है, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। ये बात सुनते ही माही की आंखों में आंसू भर जाता है। विनय खाना खत्म करके माही को गले लगाता है और जल्दी ही आने का वादा करके अपनी माँ से विदा लेकर निकल जाता है। माही अपने कमरे में उदास बैठी थी। अरे ओ कलमुही, दहेज खा गई, अब क्या घर का बस राशन ही खाएगी कि कुछ काम भी करेगी? मालती की बातें सुनकर माही चुपचाप घूंघट ओढ़े दरवाजे से बाहर आती है। बाहर कपड़ों का ढेर लगा होता है। सासू माँ, ये तो वही कपड़े हैं जो सुबह मैंने उठकर धोया था। चट्टाक! एक झन्नाटेदार थप्पड़ ने माही की आंखों में आंसू ला दिए। हेमा थप्पड़ मारते हुए माही के सर के बाल को पकड़ते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? जबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। जितना कहा गया है बस उतना ही कर। मालती हेमा माही को छोड़कर चले जाते हैं। माही कपड़े लेकर धोने के लिए चली जाती है। और बताओ मालकिन, काहे इस गरीब के पेट पर लात मार रही हो? अरे अब तो बहू आ गई है, काम और बढ़ गया होगा। लाखों के दहेज मिले होंगे। आपको तो हमारी पगार बढ़ा देनी चाहिए, पर आपने तो उल्टा हमको ही निकाल दिया। घर की पुरानी नौकरानी मालती को सलाम करते हुए कहती है, दहेज एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला, ऊपर से ये आकर हमारे सर पर लद गई। अब घर का सारा काम यही करेगी। तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। बोलते हुए मालती का चेहरा गुस्से से लाल था। चालाक नौकरानी तुरंत बातों को समझ जाती है और धीरे से कान के पास आते हुए कहती है, एक बात बताऊं मालकिन, मैंने सुना है विनय बाबा नहीं है, वो जंगल चले गए हैं। आप चाहो तो लाखों दहेज पा सकती हो। इतना सुनते ही मालती और हेमा की आंखों में चमक बढ़ जाती है। मालती मुस्कुराते हुए कहती है, वो कैसे भला? हमारे गांव में ऐसा ही कांड हुआ था। पैसे वाले लोग थे, बेटा अपनी मर्जी से शादी करके लाया, एक भी पैसा दहेज नहीं मिला।
लड़के के घर से बाहर कमाने जाते ही सास ससुर ने मिलकर बहू को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया और लोगों को बता दिया कि घर में आग लग गई थी। किस्सा खत्म। अभी बेटे की फिर से शादी हुई है और दहेज तो पूछो मत, लाखों के जेवर, गाड़ी, पैसा, जमीन। आंखें चौंधिया गई थी देखकर। नौकरानी ये कहते हुए मुस्कुराकर चली जाती है। हेमा और मालती एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनकी आंखों के अंदर छुपा शैतान साफ दिखाई दे रहा था। रात का वक्त था। माही दिन भर काम करके थक कर सो चुकी थी। तभी धीरे से उसका कमरा खुलता है। हाथ में एक मजबूत लोहे की रॉड लिए मालती और हेमा दबे पांव अपने कदमों की आवाज बिना किए माही के सिर के नजदीक आकर खड़ी होती हैं। दोनों लोहे का रॉड पकड़े माही के सिर के दोनों साइड खड़ी हो जाती हैं। दोनों जोर से माही के गले पर रॉड रखकर दबाने लग जाती हैं। माही दर्द के मारे चीख उठती है, पर उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल पाती। हेमा और मालती जोर से माही का गला दबाए रखती है। माही खुद का गला छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रही होती है, पर वो बेबस होती है। धीरे धीरे माही का दम घुटने लगता है। अब उसके हाथ पांव मारने की स्पीड बिल्कुल कम हो चुकी थी। दोनों आंखें फटकर बाहर आ चुकी थी, जिनमें से निकला हुआ खून गालों से होता हुआ तकिए को भिगो रहा था। जुबान बाहर निकल चुकी थी। शरीर ढीला पड़ चुका था। हाथ पांव शांत हो गए थे। मालती लोहे का रॉड हटाती है और अपना हाथ माही के नाक के पास ले जाकर उसके मरने की पुष्टि करती है। मालती और हेमा माही की लाश को खींचकर बाहर बागीचे में लेकर जाते हैं। हेमा जल्दी से फावड़े से बागीचे की जमीन खोदने लगती है। मालती भी उसका साथ देती है और इधर जमीन पर माही की पड़ी लाश फटी आंखों से एकटक आसमान को निहार रही होती है। गड्ढा लाश को दफन करने जितना हो चुका था। दोनों मिलकर फटाफट लाश को गड्ढे में डाल देते हैं। हेमा भागकर जाती है और घर में जितना भी नमक होता है लाकर माही के लाश के ऊपर डाल देती है। दोनों जल्दी से बागीचे की मिट्टी समतल करते हैं। रात को सोए विनय के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही हेमा के रोने की आवाज सुनकर विनय की आंखों से नींद तुरंत गायब हो जाती है। वो घबराकर पूछता है, क्या हुआ हेमा? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माही को? भैया, भाभी घर के सारे जेवरात और नकदी पैसे लेकर किसी के साथ भाग गई। क्या? विनय के हाथों से फोन छूटकर 2 हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है।